Aziz. Today our topic of discussion is ionization energy. So what is ionization energy? सबसे पहले इसका डेफिनेशन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्योंकि पेपर में ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये 1 मार्क की पूछी ही जाती है। तो सबसे पहले ionization energy is the minimum amount of energy required to remove electron from 1 mole of an isolated gaseous atom. सो जी ये तो हो गई डेफिनेशन। इसके आपको 1 मार्क मिलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम। हमें पता है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 281। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट शेल में it is going to have 2 electrons. In the second shell it is going to have 8 electrons. और थर्ड शेल में इट इज़ गोइंग टू हैव 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो हीट एनर्जी इसको सप्लाई की जाएगी, जो हीट एनर्जी इसको सप्लाई की जाएगी इन ऑर्डर टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, उस जो हम एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो दिस हीट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बात तो क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि this ionization energy is basically measured in kilojoules per mole। ये kilojoules per mole में रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है, मेजर की जाती है। और इसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। लाइक हमारे पास ये सोडियम है और आप देख रहे हैं सोडियम में से सोडियम किस स्टेट में होना चाहिए, इट मस्ट नीड टू बी इन गैशियस स्टेट। और इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो तो आपको पता है जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो वो केटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस वही गैशियस स्टेट में एंड 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम इट, ओके। तो ये वाली एनर्जी which has been given to sodium to remove 1 electron from it, you can say 1 electron from its outermost shell, ठीक है। तो इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और बेटा एक चीज़ को आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है कि इसमें जो आप हीट एनर्जी दे रहे हो ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और हमें पता है एक बात का कि जब हमारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है हीट एनर्जी। क्या हो रही है यहाँ पे आप देखें, एब्जॉर्ब हो रही है। और आपको एक बात का पता है जब भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, वो होता है एंडोथर्मिक, ठीक है। और उसमें जो हमारे पास यू पीपल आर गोइंग टू सी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी एंडोथर्मिक। इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी हमेशा पॉजिटिव होगी। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक देखा कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो सोडियम में से तो बेटा वो ये वाली एनर्जी को हम लोग कहते हैं
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इसको कहते हो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो किसी भी एटम में से, ठीक है। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। देखें, जब आयन बन चुका हुआ है Na पॉजिटिव, ठीक है, इट इज़ इन गैशियस फॉर्म, और जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो और Na के ऊपर चार्ज आता है +2, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है। तो बेटा ये वाली जो एनर्जी होती है इसको आप लोग कहते हो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इस चीज़ को आपने याद रखना, ठीक है। और उसके बाद अब Na+2 है, ठीक है, जिसने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, और जब इसमें से आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो चार्ज +3 हो जाएगा, और उसके बाद ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी रिमूव हो गया। तो इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अभी तक मैंने आप लोगों को जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, वो थी एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैं एक आगे चलता हूँ और मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँगा। क्या स्टेटमेंट होगी हमारे पास कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, दैट वुड बी ग्रेटर देन second ionization energy, and that would also be greater than first ionization energy। अब आप मुझे एक बात कह सकते हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा जी, अब देखें, यहाँ पे सोडियम है और हमें पता है सोडियम में हमारे पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखें आप, जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कब आई है कि जब Na पॉजिटिव में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया ना इसने यहाँ पे, तो प्रोटॉन तो इसके पास है 11, इलेक्ट्रॉन जब इसने एक लूज़ कर लिया तो इलेक्ट्रॉन अब 10 हो गए, ऐसे ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके पास बल्कि हम इसको ना ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, हम इसको इस तरीके से ज़रा कंसिडर करते हैं, इसको ज़रा छोड़ें, इसको हम ऐसे कंसिडर करते हैं। ये जो सोडियम है, ठीक है, क्योंकि इसमें से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो ना, इसमें प्रोटॉन है यहाँ पे 11, इलेक्ट्रॉन भी हैं 11, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये वाला, अब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो यहाँ पे प्रोटॉन उतने ही 11 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 है, और जबकि आप यहाँ पे देखते हो कि प्रोटॉन यहाँ पे 11 है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 9 बन गए। यू पीपल आर गोइंग टू सी वन थिंग कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इसमें होगी। आप कह सकते हैं जी इसमें क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कॉज कर रहे होंगे, है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों सबसे ज़्यादा है, क्योंकि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में प्रोटॉन है हमारे पास 11 और इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 9। तो आप देख रहे हो ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी इसमें, और देन इसमें लीस्ट होगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है, वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन को पुल करें, तो विद द ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी क्लियर फॉर एवरीवन। सो हम इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी नीचे रिकॉर्ड कर लेंगे कि हम लोग ये कह लेते हैं
third ionization energy would be maximum because here 11 protons are offering force of attraction towards 9 electron, ठीक है, as compared to फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में तो आपको पता है 11 प्रोटॉन्स है, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं तो उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, तो उसमें आपके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना दैट वुड बी वेरी ईजियर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे कुछ चीज़ों को हम लोग मॉनिटर करते हैं। अब ये देखें, हम यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ गोइंग टू बी यूजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी टू वर्क आउट विच ग्रुप एंड एलिमेंट इज इन। अच्छा, अब देखें, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे, आप एक ये देखें, ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास हमें पता है 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखिए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप यहाँ पे एक चीज़ को मॉनिटर करेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो आउटर मोस्ट शेल में से, जो कि आपके पास होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे ही है, और उसके बाद आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो और वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है हमारे पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद जब आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वो आपने नेक्स्ट शेल में से कर रहे हो, ये कौन सी है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आप एक चीज़ को मॉनिटर करेंगे कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए आप जा रहे हैं नेक्स्ट शेल में, और नेक्स्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए आप देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है किस किस के दरमियान, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से आप सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद जब थर्ड आयोनाइजेशन की बारी आ रही है तो आप लाजमी तौर पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान नोट करेंगे। अब मैं ये एक टेबल लिया है मैंने, जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी इसका टेबल है। अब मैं आपको मैग्नीशियम दिखाता हूँ। मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ये, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ये, ठीक है, कितना फ़र्क है, ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन जब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आ रही तो मैं देख रहा हूँ सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। वो गैप क्यों है, क्योंकि इस बारी इलेक्ट्रॉन इज विड्रॉइंग फ्रॉम द नेक्स्ट शेल, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, आपको एक ह्यूज जंप नज़र आ रहा है, और ह्यूज जंप क्यों है, बिकॉज यू आर विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट शेल, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू हैव मोर अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस। तो इस वजह से हमारी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान ह्यूज गैप नज़र आ रहा है। उसकी वजह से अगर हम लोगों को ये ना भी बताया गया होता कि ये मैग्नीशियम है, तो जब हम ये गैप मॉनिटर कर रहे थे तो इस गैप ने हमें ये चीज़ क्वाइट क्लियर कर दी कि आखिरी शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हमारा किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इट मस्ट बी फ्रॉम ग्रुप 2। और रीज़न क्या है, एज देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी,
ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब पेपर में आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि वो आप लोगों से ये पूछेगा, आप लोगों को नाम नहीं बताएगा एलिमेंट का, ये पूछेगा कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। सो आप ये देख सकेंगे कि आपने फाइंड आउट करना होगा किस किस के दरमियान एक ह्यूज डिफरेंस आपको मिल रहा है। लाइक एल्यूमिनियम है, हमें पता है एल्यूमिनियम ग्रुप 3 से, तो मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि इसका थर्ड और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान एक ह्यूज गैप होगा। सो लेट्स सी, देख लेते हैं। ये देखें, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। लेकिन जब मैं थर्ड से फोर्थ में जा रहा हूँ तो मैं एक ह्यूज गैप को विटनेस कर रहा हूँ। उससे मुझे क्या पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से, एल्यूमिनियम इज फ्रॉम ग्रुप 3 बिकॉज इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। ठीक है ना, तो हमने इस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब अगली क्या हमने चीज़ों को डिस्कस करना है, हम अब डिस्कस करने लगे हैं सर्टेन फैक्टर्स को। ठीक है, हम फैक्टर्स को डिस्कस करने लगे हैं, एंड दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। Now let's see what are those factors. So सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है that is going to be the charge on the nucleus. अब चार्ज क्या होते हैं न्यूक्लियस पे? देखें, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ये चीज़ है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द मोर प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस, द मोर पॉजिटिवली, the more positively charged nucleus is. And more strongly electron is attached to it. ठीक है, तो यानी कि इसका क्या मतलब है कि जितने ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही स्ट्रांगली वो आपके जो एटम है, मतलब उतना ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे। लाइक लिथियम है, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स हैं, बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन्स हैं, और उसके बाद बोरॉन के पास 5 हैं, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम लिथियम टू कार्बन। न्यूक्लियर चार्ज इज़ इंक्रीजिंग। तो मैं कह लेता हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियर चार्ज इज़ इंक्रीजिंग, सो इट मीन्स you can say more force of attraction, किस किस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आप कह सकते हो कि विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी आपकी इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट चार्ज ऑन न्यूक्लियस जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना ही मुश्किल होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो तो इंक्रीज करेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए।
ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, सेकेंड फैक्टर को हम ज़रा मॉनिटर करते हैं। सेकेंड फैक्टर इज गोइंग टू बी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ को देखेंगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान, उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती जाएगी, और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती जाएगी उतना ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता चला जाएगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी यू कैन से डिक्रीज होती चली जाएगी। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट आयोनाइजेशन एनर्जी is inversely proportional to what? Distance of electron from nucleus। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी। यानी कि मैं कह देता हूँ, greater the distance of outermost electron from nucleus, उसकी वजह से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी। ठीक है, और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इंक्रीज करेगी। सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, क्योंकि उतना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो डिक्रीज करेगी हमारी। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी और हमारा डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, दे आर गोइंग टू बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट फैक्टर को हम ज़रा मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा हमारे पास? थर्ड फैक्टर इज गोइंग टू बी शील्डिंग इफेक्ट। अब देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है हमारे पास। पहले तो शील्डिंग इफेक्ट है क्या? देखिए, शील्डिंग इफेक्ट में हमारे वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये लिथियम है। लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कहलाते हैं हमारे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लाइक लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान? सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सोडियम में हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकेंड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दे आर गोइंग टू बी 8 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद जो शेल है उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, दे आर गोइंग टू बी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इधर कितना शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करें? हमारे पास 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये न्यूक्लियस, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये न्यूक्लियस है ना, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके दरमियान ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे जो आ रहे हैं, जो ये सारे, ये देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पोटाशियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है, और थर्ड में क्या है हमारे पास? थर्ड में भी हमारे पास 8 है। ठीक है, और फोर्थ में हमारे पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हमारे पास कितने शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें हमारे पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 18 है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस है
और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके दरमियान जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसकी भी मैं बता देता हूँ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स and nucleus is called shielding electrons. अच्छा, अब ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली करते क्या हैं? दे कॉज अ रिपल्शन इफेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड। ठीक है, ये एक रिपल्शन इफेक्ट कॉज करते हैं किस किस के दरमियान। लेट्स सी, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉज रिपल्शन विद आउटर इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे बेसिकली कॉज अ रिपल्सिव इफेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट है आउटसाइड वैलेंस शेल में। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ये रिपल्शन क्या कॉज करती है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से दूर जाने में हेल्प करती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी वजह से कम होती है। ठीक है, तो हम लोग इससे यही चीज़ देख सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है, इट कॉज बेसिकली रिपल्शन। ठीक है, देखो इधर तुम लोगों को पोटेशियम में सबसे ज़्यादा रिपल्शन नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस इलेक्ट्रॉन को इससे दूर कर रहे हैं, इससे दूर कर रहे हैं। ठीक है, रिपल्शन कॉज कर रहे हैं, और रिपल्शन कॉज करने की वजह से इट विल गो अवे, और इसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी आपको कम देनी होगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन ईजिली इसमें से रिमूव हो जाए। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, अच्छा, अब ट्रेंड्स जो हैं इसके पीरियड्स और ग्रुप में वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।